हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द क्रिप्टिक सर और बेटा आज की क्लास में हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो बेटा जब हम लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हम ये बोलते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो वो क्या क्या फीचर्स शो करेगा। तो बेटा टोटल 5 फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला आता है ग्रोथ, दूसरा होता है रिप्रोडक्शन, तीसरा बेटा मेटाबॉलिज्म, चौथा कॉन्शियसनेस और पांचवा आएगा आपके पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 फीचर्स है जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाता है। अब इन फीचर्स में कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो बेटा डिफाइनिंग फीचर होंगे। अब पता कैसे करें कि कौन से फीचर डिफाइनिंग है और कौन से फीचर डिफाइनिंग नहीं है। तो बेटा 2 क्राइटेरियाज हैं। पहला कि ये फीचर सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही दिखना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि ये फीचर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखना चाहिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखना चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर ये दोनों क्राइटेरियाज फॉलो हो रहे हैं तो आप बोलोगे कि हाँ जो फीचर है वो एक डिफाइनिंग फीचर होगा। अब एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा बारी आती है ग्रोथ की। ग्रोथ का मतलब क्या होता है बेटा? इंक्रीज किस किस में, नंबर हो, चाहे साइज हो, चाहे मास हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे वेट हो, किन सब एस्पेक्ट्स में से किसी भी चीज़ में इंक्रीज हो रहा है तो उसी को आप क्या बोल रहे हो बेटा? ग्रोथ बोल रहे हो, ठीक है। अब ये ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी दिखती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी दिखती है। जैसे अगर आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बात करो तो सैंड ड्यून्स और स्नो माउंटेन्स, यहाँ ग्रोथ दिख जाएगी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बात करो तो बेटा बैक्टीरिया और ह्यूमंस, यहाँ पर भी ग्रोथ दिखती है। लेकिन दोनों के फीचर्स अलग अलग होते हैं। क्या अलग, क्या 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 इस तरीके से डिफरेंट है बेटा? जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्रोथ एक्सट्रिंसिक होती है। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आना चाहिए। ग्रोथ कैसी होती है? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक का मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे कैसी होती है? इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, ठीक है। तो जो नॉन लिविंग है उसमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, जो लिविंग है उसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ है। इंट्रिंसिक का मतलब अंदर से, एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहर से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इसके अलावा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो माउंटेन है, स्नो गिरी, स्नो गिरने की वजह से उस पर हाइट बढ़ गई तो वहाँ ग्रोथ हो गई है। लेकिन स्नो पिघल जाएगी तो हाइट वापस से कम हो जाएगी। दैट मीन्स वहाँ जो ग्रोथ होती है वो कैसी है बेटा? रिवर्जिबल है। और अगर रिवर्जिबल ग्रोथ है तो यह कह सकते हो कि जो ग्रोथ है वो कुछ समय के लिए हुई थी। लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो तो वहाँ पे तो ग्रोथ अंदर से हो रही है। और आप एक बार बड़े हो जाए तो वापस से छोटे नहीं हो सकते। इसका मतलब ग्रोथ कैसी है आप में? इरिवर्सिबल है। और इरिवर्सिबल ग्रोथ को क्या बोलोगे? परमानेंट ग्रोथ बोलोगे। एक बार आप बढ़ गए तो बढ़ गए, वापस से छोटे थोड़े ना हो गए, ठीक है। अब क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, क्या ऐसे पता लगा है? तो क्या ग्रोथ सभी लिविंग और क्या ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है? नहीं, हमने देखा कि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलती है। इसलिए क्या बोलोगे कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। 2 क्राइटेरिया थे ना। पहला क्राइटेरिया कि ग्रोथ जो है या जो फीचर जो है वो सिर्फ लिविंग में दिखने को मिलना चाहिए, लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नॉन लिविंग में भी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करें, वो ग्रोथ जो अंदर से हो रही है, क्या वो ग्रोथ जो अंदर से हो रही है वो सिर्फ लिविंग में देखने को मिलती है? यस, वो लिविंग में ही देखने को मिलेगी। और क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी? यस, सारे में देखने को मिलेगी। इसलिए आप बोल सकते हो कि इंट्रिंसिक ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है। ग्रोथ नहीं है लेकिन हाँ इंट्रिंसिक ग्रोथ है। अब जो अगला फीचर होता है उसको आप रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? वो प्रोसेस जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इंसान है तो उसका बच्चा इंसान ही होगा, अगर एक डॉग है तो उसका बच्चा डॉग ही होगा, और अगर एक बंदर है तो उसका बच्चा बंदर ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान का बच्चा बंदर पैदा हो जाए या बंदर का बच्चा इंसान पैदा हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब 2 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दोनों में डिफरेंसेस देखें बेटा कि किस किस तरीके से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन हो गया, बटिंग हो गया, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ये टर्म्स आपने बचपन में काफ़ी बार पढ़ रखे हैं। जैसे बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में, अमीबा में देखने को मिलेगा, बडिंग हाइड्रा में और ईस्ट में देखने को मिल जाएगा, रीजनरेशन प्लेनेरिया में देखने को मिल जाएगा, फ्रेगमेंटेशन फंजाई में देखने को मिलेगा, फिलामेंटस एल्गी में देखने को मिलेगा और प्रोटोनिमा ऑफ मॉस में देखने को मिल जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होगा, ठीक है। और एसेक्सुअल स्पोर्स जैसे कि ये कहाँ देखने को मिल सकता है बताइए? आपको फंजाई में देखने को मिल सकता है। कहाँ दिख जाएगा ये?
फंजाई में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ आएगा आइसोगैमी, अनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। आइसोगैमी में, अनाइसोगैमी और ऊगैमी में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो गैमीट्स फ्यूज़ कर रहे हैं आपस में वो दिखने में कैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली कैसे हैं। तो अगर जो गैमेट्स फ्यूज़ कर रहे हो वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो तो आइसोगैमी बोलोगे, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हो तो अनाइसोगैमी बोलोगे। और अगर मेल गैमेट स्मॉल है और फीमेल गैमेट बेटा लार्ज है तो इस कंडीशन में आप ऊगैमी बोलोगे। सेकेंडरी कंडीशन क्या हो सकती है, मेल कैन बी मोटाइल एंड फीमेल इज़ नॉन मोटाइल। फीमेल तो हमेशा नॉन मोटाइल रहेगी है ना, लेकिन मेल मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आप क्या बोलोगे, ऊगैमी बोलोगे। अब ये जो रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलता है, नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और लेकिन ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को नहीं मिलता, जैसे म्यूल जिसको आप खच्चर कहते हो, वर्कर बीज जो होती हैं, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो आप ये तो बोल रहे हो कि हाँ रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग में देखने को मिलता है, नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलता। मतलब पहला क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन जो दूसरा क्राइटेरिया है जो कि कह रहा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलना चाहिए, वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसलिए आप बोल पा रहे हो कि रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बाद जो हमारे पास अगली चीज़ आती है, अगर हम कंपेयर करते हैं रिप्रोडक्शन को और ग्रोथ को बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लिया, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लिया। अगर आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ करानी है, ठीक है, आपको क्या करानी है बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ग्रोथ करानी है, तो आप किसका सहारा लोगे, आप बेटा सेल डिवीजन का सहारा लोगे। सेल डिवीजन से ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ से क्या होगा, सेल का नंबर बढ़ जाएगा। और अगर रिप्रोडक्शन कराना है तब भी सेल डिवीजन का सहारा लोगे। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चाहे ग्रोथ करानी हो चाहे रिप्रोडक्शन करानी हो, सेल डिवीजन से दोनों हो सकता है, ठीक है। तो एक ही प्रोसेस से दोनों हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ग्रोथ करानी है तो बेटा सेल डिवीजन कराना पड़ेगा। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन कराना है तो सेल डिवीजन से नहीं हो पाएगा, वो उसके लिए या तो आइसोगैमी या एनाइसोगैमी या फिर ऊगैमी या किसी और तरीके के प्रोसेस का सहारा लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ के लिए एक अलग प्रोसेस है और रिप्रोडक्शन के लिए अलग प्रोसेस है। जो प्रोसेस ग्रोथ करा सकता है वो रिप्रोडक्शन नहीं करा सकता, और जो रिप्रोडक्शन करा सकता है वो ग्रोथ नहीं करा सकता, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है, मतलब एक ही प्रोसेस से दोनों चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, चाहे ग्रोथ, चाहे आप रिप्रोडक्शन बोल लो चाहे आप ग्रोथ बोल लो, दोनों से हो तो एक ही रहा है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन जो है वो सिनोनिमस है किसके साथ, ग्रोथ के साथ, ठीक है, क्योंकि नाम अलग अलग हो चाहे लेकिन काम तो एक ही कर रहे हैं ना, ग्रोथ कराने में हेल्प कर रहे हैं। नाउ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब ग्रोथ कराना है तो कुछ एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और अगर रिप्रोडक्शन कराना है तो दूसरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जितनी भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर चल रही हैं, ठीक है, उन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है बेटा, मेटाबॉलिज्म। दो तरीके का होता है, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बनना, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना। अब कोई ऐसा प्रोसेस जहाँ एनाबॉलिज्म चल रहा है, जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में बेटा देखो ग्लूकोज बनता है, लेकिन रेस्पिरेशन की रिएक्शन में ग्लूकोज टूटता है। अब जहाँ बन रहा है ग्लूकोज वो एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया, जहाँ टूट रहा है ग्लूकोज वो कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब अगर क्या कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन को सेल फ्री सिस्टम में करा सकते हैं, हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। हमने क्या करा कि एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को सेल फ्री सिस्टम में कराया, या फिर इसको आप बोल सकते हो इन विट्रो कंडीशंस में कराया, मतलब टेस्ट ट्यूब में कराया, ठीक है। और जो मेटाबॉलिक रिएक्शन एक सेल फ्री सिस्टम में हो रही है वो तो ना ही लिविंग रिएक्शन, ना ही लिविंग है और ना ही कैसा है बेटा, नॉन लिविंग है। लेकिन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग। वो अपने आप में लिविंग तो नहीं होती, लेकिन हाँ वो लिविंग रिएक्शंस की तरह ज़रूर काम करती है, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी में मेटाबॉलिज्म देखने को मिल सकेगा आपको, ठीक है। और
अगर पहली बात तो ये नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलता, सिर्फ लिविंग में देखने को मिलता है और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। इसलिए आप क्या बोलते हो कि मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, ओके। मेटाबॉलिज्म के बाद जो अगला फीचर आता है उसका नाम है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के बारे में बोला गया कि सबसे ज़्यादा ऑब्वियस और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका, ये एबिलिटी है टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, कि आप कोई ऑर्गेनिज्म अपने आसपास का एनवायरनमेंट सेंस कर सकता है और उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स अगर दे सकता है तो उसी को आप बोल सकते हो कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, कॉन्शियस है। अब ये रेस्पॉन्स फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, किसी भी तरीके का रेस्पॉन्स हो सकता है। अब कॉन्शियसनेस जो होती है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, प्लांट में भी देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ ट्रॉफिक मूवमेंट होते हैं कि डायरेक्शनल ग्रोथ होती है वहाँ पे ऑर्गेनिज्म की। जैसे फोटोट्रोफिज्म मतलब लाइट की तरफ ग्रो करेगा, हाइड्रोट्रोफिज्म वाटर की तरफ ग्रो करेगा, फोटोट्रोफिज्म लाइट की तरफ ग्रो करेगा, कीमोट्रोफिज्म बेटा केमिकल की तरफ ग्रो करेगा, थिग्मोट्रोफिज्म टच की तरफ, एंड हेलियोट्रोफिज्म सन की तरफ ग्रो करेगा। उसके अलावा नास्टिक मूवमेंट होते हैं। नास्टिक मूवमेंट जो होता है दैट इज़ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब रेस्पॉन्स कहीं से आ रहा है और वो जो मतलब स्टिमुलाई कहीं से आएगा तो रेस्पॉन्स वो किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं। जैसे निक्टिनास्टिक मूवमेंट, उसके हो गया सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, एंड क्या हो गया बेटा, थिग्मोनास्टिक या हैप्लोनास्टिक मूवमेंट। ठीक है, निक्टिनास्टिक मूवमेंट जो रात में नाइट के रेस्पॉन्स में मूवमेंट करेंगे। सिस्मोनास्टिक जो मूवमेंट वो होता है जो बेटा किसी टच के, आप बोल सकते हो टच के रेस्पेक्ट में, और थिग्मोनास्टिक भी एक तरीके से टच के रेस्पेक्ट में ही होता है। ठीक है, नाउ या फिर सिस्मोनास्टिक को आप बोल सकते हो सपोर्ट के रेस्पेक्ट में वो मूव करेंगे ना। नेक्स्ट इज टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट में वो ऑर्गेनिज्म मूव करता है किसी स्टिमुलस की तरफ, जैसे कि कीमोटैक्टिक हो गया, कीमोटैक्सिक मूवमेंट हो गया, केमिकल की तरफ मूव कर रहा है, लोकोमोट कर रहा है। फोटोटैक्सिक में लाइट की तरफ करेगा, एरोटैक्सिक में ऑक्सीजन की तरफ ये मूव करेगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके की कॉन्शियसनेस है जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। अभी जो कॉन्शियसनेस है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है और विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि कॉन्शियसनेस क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, अब जो अगला फीचर आता है कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस अबाउट वंस ओन सराउंडिंग, अपने आसपास की सराउंडिंग की जानकारी होना। और ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में देखने को मिलता है, ह्यूमंस के अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कोमा पेशेंट, अब हम जब बात करते हैं कोमा पेशेंट्स के बारे में और ब्रेन डेड पर्सन के बारे में, तो कोमा पेशेंट्स मेडिकली अनकॉन्शियस होते हैं लेकिन मरे नहीं होते, उनमें कुछ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। ब्रेन डेड पर्सन मेडिकली अनकॉन्शियस होता है और डेड बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अब जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पांचवा फीचर है। अब आपको पता है बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं तो ऑर्गेनल बनती है, ऑर्गेनल इंटरेक्ट करते हैं तो सेल बनती है, सेल इंटरेक्ट करते हैं तो बेटा टिश्यू बनेगी। पहले पहले क्या बनेगी, यहाँ पर टिश्यू बनती है। सेल इंटरेक्ट करती है तो टिश्यू बनेगी, टिश्यू इंटरेक्ट करेगा तो ऑर्गन बनेगा, टिश्यू इंटरेक्ट करेगा तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन इंटरेक्ट करेगा तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम इंटरेक्ट करेगा तो ऑर्गेनिज्म बनेगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में उसमें कुछ ना कुछ सर्टेन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे कि अगर आप बात करो मोनेरा और प्रोटिस्टा की तो वहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, यूनिसेलुलर। अगर आप बात करो फंजाई की तो वहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट्स में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ ना कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे बेटा हमारे पास आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन। अभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये है क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद रिप्रोड्यूस कर सकता है, इवॉल्विंग सिस्टम है जो कि अपने आप को खुद रेगुलेट कर सकती है, खुद कंट्रोल कर सकती है, और एक इंटरेक्टिव सिस्टम की तरह काम करती है, और बेटा कैपेबल है रेस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर से कुछ भी स्टिमुलस मिलता है तो उसके लिए रिस्पॉन्स कर सकती है। ठीक है, मतलब बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जो खुद रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब डिवाइड कर सकता है, अपनी प्रोजेनी को बढ़ा सकता है, इवॉल्व कर सकता है, इसके अलावा खुद के सिस्टम को खुद कंट्रोल कर सकता है,
इसका सिस्टम जो है इंटरेक्टिव होता है, मतलब इसमें सेल्स इंटरेक्ट करती है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू इंटरेक्ट करती है तो बेटा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के इंटरेक्शन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के इंटरेक्शन से फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्स शो कर सकते हैं। तो ये ही होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक सिंपल सी डेफिनेशन बेस्ड ऑन जो हमने 5 फीचर्स पढ़े हैं। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ हमारा जो पहला पार्ट है चैप्टर का ये होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो बेटा प्लीज़ लाइक करेगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेटा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।